नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। सीबीआई को काउंटर एफिडेविट फाइल करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान सीबीआई को काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट में 5 सितंबर को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा। जमानत अभी थोड़ा और जमानत के लिए इंतजार यहां पर अरविंद केजरीवाल को करना होगा। अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है। सीबीआई को काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। हालांकि 12 जुलाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, ईडी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। अब बात पुलिस भर्ती परीक्षा की कर लेते हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर पहली पाली की परीक्षा जो है वो समाप्त हो गई है। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। सीसीटीवी कैमरों से इस दौरान परीक्षा केंद्रों की निगरानी हो रही है। कई परीक्षा केंद्रों का डीजीपी प्रशांत कुमार ने जायजा भी लिया। परीक्षार्थियों के वापस घर जाने के लिए और परीक्षार्थियों की सहूलियत को देखते हुए उत्तर प्रदेश में स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही है। एडमिट कार्ड दिखाकर रोडवेज बसों से घर वापस बिना किसी चार्ज के परीक्षार्थी जा सकते हैं। रोडवेज बसों में आज परीक्षार्थियों के लिए सफर करना बिल्कुल निःशुल्क होगा। पहली पारी की परीक्षा देकर परीक्षार्थी सेंटर से बाहर निकले। यूपी सिपाही पुलिस भर्ती परीक्षा की आज से शुरुआत हो गई है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को परीक्षा का आयोजन होना है। हर दिन परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। 60,000 से ज्यादा पदों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 50 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा को देंगे। इस दौरान यूपी के 65 से ज्यादा जिलों में इस परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पुलिस की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। आज से परीक्षा की शुरुआत हो गई है। आज सुबह 10 बजे से 12 बजे तक परीक्षा की पहली पाली समाप्त हुई। तो 8 तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। ये यूपी के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं। किस तरह से जगह जगह जो परीक्षा केंद्र इस परीक्षा के लिए बनाए गए हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तो ये 8 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर गोरखपुर और तमाम अलग अलग जिलों से तस्वीरें। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं धर्मेंद्र पांडे का। धर्मेंद्र, जिस तरह से यूपी सिपाही परीक्षा आज आयोजित हुई थी, पहली पाली इसकी समाप्त हो गई है, किस तरह से हलचल देखने को मिली और सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए थे? पाली की शुरुआत भी हो चुकी है दोपहर 2 बजे से। वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी में लगभग परीक्षा केंद्रों में 80 परीक्षा केंद्रों को निर्धारित किया गया है और लगभग 3,90,000 जो परीक्षार्थी हैं वो पूरे वाराणसी में जो है इस परीक्षा में भाग लेंगे। और 23, 24, 25, 30, 31, 5 जो है ऐसे तारीख जो है 5 तारीखों में परीक्षा कराई जाएंगी। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो जो है हर परीक्षा केंद्रों में सेक्टर मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया है। बाकायदे सुरक्षा केंद्र प्रभावी तरीके से परीक्षा व्यवस्थित हो सके और 4 चौखंड सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है परीक्षा जो है वाराणसी में हर केंद्रों पर कराए जा रहे हैं। धर्मेंद्र, क्योंकि 60,000
धर्मेंद्र, क्योंकि 60,000 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया है, 50 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं, काफी बड़ी संख्या है। ऐसे में मैनेजमेंट अच्छे से हो सके उसके लिए किस तरह से तैयारियां की गई? और जिस तरह से हमने देखा था फरवरी महीने में भी परीक्षा कराई गई थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द किया गया था। अब की बार किस तरह से तैयारी और क्या कुछ पिछली बार से अलग? जी बिल्कुल बता दें, परीक्षा को पारदर्शी हो और सुचारू हो सकते हैं, लीक होने की घटना दोबारा न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी चाक-चौबंद व्यवस्था की है। हर परीक्षा केंद्र में किसी कैमरे के नजर में है। वहीं जो परीक्षा दे करके पहली पाली में जो लड़के बाहर आए हैं, उन्होंने यह कहा कि परीक्षा जो है पिछली बार की परीक्षा, अच्छी परीक्षा जो केंद्र में परीक्षा किए गए वह जो है काफी सब थे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था काफी चौकबंद थे। काफी पुलिसकर्मियों के पहरे के बीच में जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट हर सेंटर नियुक्त किए गए हैं। इस बीच जो है परीक्षा केंद्र में सकुशल परीक्षा हो, पूरी व्यवस्था जो है प्रशासन द्वारा की गई है। जिलाधिकारी वाराणसी कमिश्नर के देखरेख में जो है सुबह से ही जो है तमाम केंद्रों पर जो है चाक-चौबंद व्यवस्था उसके लिए निरीक्षण की जा रही है। यानी अब की बार काफी ज्यादा चाक-चौबंद व्यवस्था देखने को मिली, पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा मुस्तैद नजर आया। धर्मेंद्र, आऊंगी आपके पास। प्रयागराज में किस तरह से परीक्षा का आयोजन हुआ वो जानने के लिए शोएब रिजवी का रुख कर लेते हैं। शोएब, जिस तरह से यूपी सिपाही पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, आज पहली पाली की जो परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है, अब दूसरी पाली का सभी को इंतजार, किस तरह से हलचल देख पाए? और अगर बात करें तैयारियों की, परीक्षा केंद्रों में किस तरह से तैयारी और इंतजार? देखिए, जिस वक्त मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, दूसरी पारी की परीक्षा शुरू हो चुकी है। हालांकि संगम नदी प्रयागराज में सब मूसलाधार बारिश हो रही, ये अच्छी बात है कि ज्यादातर जो अभ्यर्थी है वो सेंटर के अंदर जा चुके हैं। हालांकि कुछ अभी भी जा रहे थे। अब जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ सेंटर के बाहर ही मैं मौजूद है। इस वक्त लगातार संगम नगरी प्रयागराज में बारिश हो रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा में इस बार खास बात ये की गई है कि जो भी सेंटर बनाए गए हों सरकारी विद्यालय को बनाए गए हैं, यानी इस बार प्राइवेट कॉलेजेस को सेंटर बिल्कुल नहीं बनाया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी इसकी परीक्षाएं हो रही हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। और पुलिस की अगर बात करें तो 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस परीक्षा में ड्यूटी पर लगाए गए हैं। जो आला अधिकारी है वो लगातार मूव है सेंटर पर, वो लगातार मूव कर रहे हैं। सीपी से लेकर के डीसीपी स्तर के अधिकारी लगातार सेंटरों का भ्रमण कर रहे हैं। अगर बात करें तो 5-4 दिवस में अलग अलग तारीखों पर ये परीक्षाएं की जाएगी, 2 पारियों में परीक्षाएं की जाएगी। पहली पारी की परीक्षा 12 बजे खत्म हुई थी। 22,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इस बार परीक्षा में पहली पारी में बैठे थे। अब आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें इस तरह से करीब 2,28,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इस संगम नगरी प्रयागराज में पुलिस भर्ती में शामिल हो रहे हैं। शोएब, अगर परीक्षा केंद्रों में इंतजाम की बात करें, क्योंकि देखा था हमने किस तरह से सॉल्वर गैंग की भी बात सामने आई थी, अब की बार अलग व्यवस्थाएं की गई है, बायोमेट्रिक की व्यवस्था की गई है, साथ ही डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। जिस परीक्षा केंद्र के बाहर आप मौजूद है, किस तरह से वहां पर चेकिंग की गई? जो अभ्यर्थी थे क्या उन्हें तो किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई एंट्री लेने में? बिल्कुल, देखिए जो हमारी अभ्यर्थियों से बात हुई है, किसी तरह की अभ्यर्थी भी इस बार की परीक्षा से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि आज पहले दिन की पहली पारी की परीक्षा है, अभी तक किसी तरह की कोई इस तरह की सूचना नहीं आई जिसमें कुछ गड़बड़ी सामने आई हो। लेकिन कुछ अभ्यर्थी इस बात से जरूर मायूस थे कि उनके सेंटर बहुत दूर दूर बनाए गए हैं। और आप अगर बात करें तो पुलिस पूरी सतर्कता इस बार परीक्षा में जो प्रशासनिक अमला बरत रहा है। सिर्फ 9 प्रयागराज की अगर बात करें तो 900 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो अलग अलग सेंटरों से उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके एक्सेस को एक सेंटर पॉइंट पे चेक किया जा रहा है, यानी परीक्षा में पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह की गड़बड़ी न हो। अब कितनी सफलता मिलती है ये आने वाले 5-4 दिवस में जब ये परीक्षाएं होंगी तो उससे चीजें साफ होगी। हालांकि पुलिस ने जो दावा किया प्रशासनिक अमले से जो मेरी बात की उनकी तरफ से बिल्कुल, यानी हर किसी पे पैनी नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी हो रही है। वहीं धर्मेंद्र, अगर बात करें जिस तरह से इस परीक्षा का आयोजन हुआ वाराणसी में भी, अब कुछ ही देर में जो है 3 बजे का समय था, 3 से 5 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा होगी। आधे घंटे पहले जो है सभी जो परीक्षा केंद्र है वहां पर गेट बंद हो जाते हैं। ऐसे में अगर बात करें वाराणसी की, किस तरह से चेकिंग की जा रही है, किस तरह से वहां पर व्यवस्था है? जी बिल्कुल, यह बता दें कि तीसरे दूसरी सेकंड पाली की शुरुआत होने वाली है। लगभग 2:20 अभी हो रहे हैं, तो 3 बजे तक शुरुआत होगी। तमाम जो है जो सेंटर पर है, जो मुख्य द्वार है वहाँ पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं।
तमाम एडमिट कार्ड के अलावा जो भी डॉक्यूमेंट हमको चेक किए जा रहे हैं, पार्टी बायोमेट्रिक जो है मशीन लगाई गई है, चेक किए जा रहे हैं तो किसी तरह से कोई पारदर्शिता कम न हो और कहीं कोई ऐसी घटना दोबारा न घटे, इसलिए पूरा जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जिस तरह से धर्मेंद्र मोबाइल फोन्स जो है अभ्यर्थी वो अंदर नहीं ले जा सकते, ऐसे में गेट पर क्या कुछ व्यवस्था मोबाइल फोन्स रखने की? जी बिल्कुल, बता दें गेट पर जो है पूरी जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है कि कहीं किसी तरह की कोई जो है ऐसी घटना न हो। सामान रखने के लिए तमाम जो है निःशुल्क जो है ऐसी व्यवस्था जो है जिला प्रशासन के द्वारा हर सेंटर में कराई गई है कि अपने सामानों को अभ्यर्थी रख करके अंदर जाकर सख्त जो है परीक्षा दे सके। बिल्कुल, यानी अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उनकी सहूलियत को देखते हुए भी तैयारियां की गई है। शोएब, अगर बात प्रयागराज की करें, क्योंकि हर परीक्षा केंद्र में मैजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है, हर परीक्षा केंद्र में मैजिस्ट्रेट पहुंच रहे हैं जांच करने के लिए, तो जिस जगह आपकी मौजूदगी, क्या मैजिस्ट्रेट जांच करने पहुंचे वहां पर? बिल्कुल, इस वक्त जब हम उस सेंटर पर पहुंचे तो जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं वो खुद इस सेंटर पे मौजूद थे, उनकी गाड़ी अंदर वहाँ पर मौजूद थी और वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। इससे अंदाजा लगाया सकते कि जो इस शहर के सबसे बड़े अधिकारी हैं, जिनके नेतृत्व ये पूरा शहर चल रहा है, पुलिस कमिश्नर, वो खुद सेंटर का भ्रमण कर रहे हैं। उसके अलावा जो उनके नीचे के अधिकारी हैं वो अलग अलग सेंटरों पर, हर सेंटर पर एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, यानी सेंटर पर भी जो अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी रहेगी। उसके अलावा अलग अलग सेंटरों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। तो कह सकते हैं कि इस बार किसी तरह की कोई चूक न हो, क्योंकि इसको राजनीतिक रूप से भी इस्तेमाल किया गया था। इस बार योगी सरकार के लिए ये परीक्षा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके लिए इस परीक्षा को पिछली बार फरवरी महीने में जब इस परीक्षा का आयोजन कराया गया था और धांधली उसमें देखने को मिली थी, उसके बाद योगी सरकार की काफी किरकिरी भी हुई थी। यही वजह कि अब की बार बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नहीं थे सीएम योगी आदित्यनाथ। युवाओं के खिलाफ काफी ज्यादा, युवाओं में सरकार के खिलाफ पेपर लीक को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा था। इसी को देखते हुए अब की बार पूरी पारदर्शिता के साथ और तैयारी के साथ इस परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। शोएब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और धर्मेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा। खबरों में आगे बढ़ते बात गाजियाबाद की कर लेते हैं। हिंदी भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक होगी। मंत्री बृजेश सिंह, कपिल देव अग्रवाल बैठक में मौजूद रहेंगे। नरेंद्र कश्यप हो, सुनील शर्मा या गाजियाबाद से सांसद अतुल गर्ग भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही मेयर सुनीता दयाल भी बैठक में मौजूद थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल हुए। हिंदी भवन में बैठक का आयोजन हुआ। उपचुनाव को लेकर बैठक में चर्चा की गई। हिंदी भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। इसमें मंत्री बृजेश सिंह और कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहे। नरेंद्र कश्यप, सुनील शर्मा और सांसद अतुल गर्ग भी मौजूद रहे। महापौर सुनीता दयाल और पार्षद की भी इस बैठक में मौजूदगी रही। उपचुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। जिस तरह से सीधा रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवीण कुमार का। प्रवीण, आज सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने हिंदी भवन में बैठक की। तमाम जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहे। जी आपको बता दें, आज योगी आदित्यनाथ का जो है गाजियाबाद में दौरा है और ये दौरा जो है 3 से 4 बजे होने वाला। वो पहले सीधा जो है रेडिसन ब्लू होटल में सुबह रुकते, यहाँ सीधा एलिवेटेड रोड से होते हुए लोहिया नगर से हिंदी भवन में पहुंचे थे। यहाँ पर गाजियाबाद के जो पार्षद विधानसभा के विधायक और सांसद अतुल गर्ग और अन्य मंत्री और वहाँ इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और योगी आदित्यनाथ यानी प्रवीण, अभी बैठक हो गई है या होने वाली है? 3 से 4 बजे करीब उसका यहाँ पर आने का प्रोग्राम है। अभी किसी कोई अभी योगी आदित्यनाथ यहाँ अभी नहीं पहुंचे, किसी तरीके से अभी तक नहीं पहुंच पाए। यानी अभी बैठक हुई नहीं है। ठीक है, अभी कुछ ही देर में मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। जी भैया, आपको बता दें अभी वो कुछ ही देर में तो हिंदी भवन पहुंचेंगे और यहाँ पहुंचकर अपने मंत्रियों से और पार्षदों से ऐसे 250 लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया कि हिंदी भवन में योगी आदित्यनाथ की स्थिति पास करेंगे और उनका मूड जानेंगे। दरअसल आपको बता दें, आने वाले जो उपचुनाव है विधानसभा सीटों को उपचुनाव होने वाले हैं, जिससे लेकर गाजियाबाद की जो अहम सीट मानी जाती है। और आज इसी सीट पर चर्चा करने के लिए आज वो अपने सभी मंत्रियों और पार्षदों और कार्यकर्ताओं से
सीधा संबोधित करेंगे और उनके जो है उनके जीत को उत्साह बढ़ेगी। जैसा कि आपको बताया, जैसा इस सीट को लेकर जब अतुल गर्ग यहाँ से विधानसभा के विधायक से खाली होने के बाद लगातार जो यहाँ के नेता है वो इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और 1 दर्जन से ज्यादा आवेदन इस गाजियाबाद की विधानसभा सीट पर आ चुके हैं। इस बात को लेकर आज जो है योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों जिस तरह से बीते कुछ चुनावों से गाजियाबाद की जो सीट है ये बीजेपी के पाले में रही है, ऐसे में अब जिस तरह से 10 सीटों पर विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, किस तरह से रणनीति बनाने की तैयारी की गाजियाबाद में एक बार फिर से बीजेपी का परचम लहराया जा सके? देखिए, आपको बता दें, गाजियाबाद की जो सीट है बीजेपी में सुरक्षित सीट मानी जाती है। हालांकि 2014 से पहले जब सरकार सपा की थी तो यहाँ से सपा के भी विधायक रह चुके, बसपा के भी विधायक रह चुके, लेकिन 2014 से लगातार जो 10 सालों में यहाँ लगातार 2 बार बीजेपी के विधायक चुने जा चुके जनता द्वारा सीधे। लेकिन अगर रणनीति की बात करें तो बीजेपी जो है यहाँ पर जो है अपना जातीय समीकरण के हिसाब से यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारती है। जैसे कि हमने अभी लोकसभा चुनाव में देखा कि वैश्य समाज से टिकट दिया और ठाकुर समाज के जो उम्मीदवार जो पहले भी सांसद रह चुके जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया गया था और इस बार जो है दावेदारी बताई जा रही है। बिल्कुल, और प्रवीण, मांग यही हो रही थी बार बार कि गाजियाबाद से किसी स्थानीय नेता को जो है टिकट दिया जाए, मौका दिया जाए। यही वजह थी कि अतुल गर्ग को टिकट दिया गया। अब क्योंकि जिस तरह से विधानसभा की जो सीट खाली हुई है, क्या माना जाए आगे किसको टिकट दिया जा सकता है, किस पर फैसला लिया जा सकता है, किसके नाम पर मुहर? आपको बता जैसा जो आज योगी आदित्यनाथ आज मीटिंग जो करेंगे अपने कार्यकर्ता नेता मंत्रियों के साथ, वो इसी बात पर चर्चा करेंगे कि विधानसभा के उपचुनाव में जो गाजियाबाद की सीट है वो जाते समय या स्थानीय जो कार्यकर्ता रहेगा उस पर इस सीट पर चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि जनता का मूड भी देखना और कार्यकर्ता कोई नाराज ना हो जाए, जिससे बीजेपी को इस सीट को लेकर कोई हानि ना हो जाए। और इस चलते हुए आज उपचुनाव की तैयारी को देखते हुए बीजेपी ने कमर कस ली है और यही वजह है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ की गाजियाबाद में मौजूदगी। थोड़ी देर में बैठक होगी, हालांकि बैठक के बाद क्या कुछ किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है, क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, उस पर सभी की निगाहें। प्रवीण, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां बूढ़ी राप्ती के तट पर बसे हुए कई घरों को नदी ने अपने आगोश में ले लिया। बता दें कि तेज बारिश के कारण कुछ ऐसे गांव भी हैं जिनके अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। गांव के कई घर नदी की तेज बहाव के चलते जल विलीन हो गए हैं और लोग बेघर हो गए हैं। इस दौरान उफनाती नदी ने कई लोगों से उनका सपने का घर छीन लिया है। समय हम सोहरतगढ़ तहसील के तौलीहवा टोला बाला नगर में हैं, जो कि बाढ़ की विभीषिका से हर साल यहाँ के निवासी परेशान रहते हैं। आए दिन इनका कहना है कि बाढ़ जब आती है तो घर के घर नदी में विलीन हो जाते हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं जो वहाँ के निवासी हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या है इनकी समस्या और उन्हीं से ये जानकारी करते हैं। आप बताएं क्या समस्या है बाढ़ से यहाँ? हम लोग का सर यही समस्या है, हर साल गिर रहा है, हर साल परेशानी हो रहा है, कोई शिकायत यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ना कोई जांच बहाल कर रहा है सर। अब हम लोग क्या करेंगे? इधर उधर हम दौड़ते, हम लोग के बीच जाता है, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं करते हैं। हम लोग क्या करें? हम लोग परेशान हैं, ना कहीं हम लोग को व्यवस्था करते हैं और ना दिखवाई इसको करते हैं कि मैंने चलो भाई कोई व्यवस्था करेंगे, कोई कर्मचारी, कोई नेता, कोई विधायक, इसका कोई नहीं सुनवाई करते हैं सर। यहाँ के लोगों का कहना है कि ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना ही यहाँ की शासन प्रशासन कोई भी देखने नहीं आई अभी तक, जबकि हर साल बाढ़ आती है, लोग परेशान होते हैं। इनका घर भी नदी में विलीन हो गया है और लोग भी हैं, उनसे भी जानकारी करते हैं। क्या पूरा मामला है? यहाँ के निवासी हैं आप जो कि लोगों की समस्या बता रहे हैं कि घर का घर इस नदी में विलीन हो जाता है, तो क्या समस्या है? समस्या सर यहाँ पे ऐसा है कि गरीबों लोग का बहुत परेशानी है और घर का घर गिर जाता है। लोग हमेशा डरे रहते हुए हैं। यहाँ पे रात को किसी की नींद नहीं आती है क्योंकि नदी एकदम करीब में आ गया है। हो सके घर में अगर सोए हुए आदमी है, बुढ़ी बुढ़ा है, माँ बाप हैं हमारे, अगर घर एक बार गिर जाए तो उसके साथ घर भी जाएगा और हम लोग भी साथ में चले जाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ न कुछ तो जानकारी और देखभाल हमारे बाल बच्चों को सुविधा करना चाहिए। और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं, जो है अभी तक कोई शासन का या प्रशासन का आदमी आया झांकने तक? नहीं, कोई नहीं आया। वही बाढ़ इसके महीना पहले जब आई थी तो वही तहसील के लोग आए थे
और वही एक बोरा लाई और खादान दे करके चले गए। तब से आज तक कोई नहीं आया। 10-15 घर नदी में गिर गया, उसका कोई मुआवजा भी नहीं मिला। खेत हम लोगों का नुकसान हो गया, फसल, उसका भी आज तक कोई राहत नहीं मिल पाया। हम लोग तहसील और जिले पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग शासन प्रशासन की चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई तक नहीं हुई। आप देख सकते हैं पीछे मेरे किस तरह से कटान कर रही है, लोगों के घर भी इसमें विलीन हो गए, नदी में चला गया है। लेकिन अभी तक यहाँ ना ही कोई सांसद, ना ही कोई प्रतिनिधि, ना विधायक, ना शासन का आदमी झांकने तक नहीं आया, ना इनका पुरसा हाल लेने आया कि यहाँ के लोग कैसे यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइज। वहीं सीतापुर के थाना संदना क्षेत्र में शिक्षिकाओं से भरी वैन पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले में वैन के शीशे भी टूट गए, जिससे शिक्षिकाओं को चोटें भी आई हैं। दरअसल शिक्षिकाएं लखनऊ जा रही थी जिस दौरान यह हमला हुआ। वहीं मामले की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक आरोपी की तलाश जारी है। संदना थाना क्षेत्र अंतर्गत भरौना चौराहे के पास मारुति वैन सवार ड्राइवर से, जिसमें कि कुछ शिक्षिकाएं बैठी हुई थी, मोटरसाइकिल को साइड को लेने को लेके मोटरसाइकिल सवार 4 लड़कों से विवाद हो गया। मोटरसाइकिल सवार 4 लड़कों ने आगे जाके मारुति वैन को हाथ से मार के रोकने का प्रयास किया, जिससे कि मारुति वैन लड़खड़ा कर पलटने से बची। उसका एक शीशा टूट गया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके 3 अभियुक्तगण को हिरासत में लिया गया है। एक की तलाश के लिए टीम निकली हुई है। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी करके प्रभावी विधिक कार्यवाही की जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।